हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल। आज हम मौर्योत्तर काल की दूसरी वीडियो पढ़ेंगे। तो इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें हमने पढ़ लिया था कि किस प्रकार से मौर्य साम्राज्य की समाप्ति के पश्चात भारत की राजनीतिक स्थिति में बदलाव आता है। अनेक छोटे छोटे राज्य जो थे, नए छोटे छोटे वंश थे, वो जन्म लेने लगते हैं और उनके बारे में हमने पूरी चर्चा पढ़ ली थी। अब उसी समय में ऐसा भी हुआ था कि देशी शासकों के अलावा कुछ विदेशी शासक भी भारत में आए थे। और भारत में विदेशी शासकों के आने का मुख्य कारण ये था कि जब कोई हमारा यहाँ का शासक कमजोर पड़ने लगता है तो उसका सीधा सा अर्थ ये जाता है कि दूसरे जो शक्तिशाली शासक हैं उनको आक्रमण करने का निमंत्रण मिलता है। तो उस समय अशोक के पश्चात सारा उथल पुथल हो गया था मौर्य साम्राज्य। उसके पश्चात छोटे छोटे वंश आए थे, कुछ देशी शासकों ने आक्रमण किया था। इसी क्रम में कुछ विदेशी शासक भी भारत में आते हैं और भारत में आक्रमण करते हैं। इन अगर विदेशी शासकों की बात करें तो सबसे पहले आए थे इंडो ग्रीक के पश्चात आए थे शक वंश, उसके बाद पहलव और अंत में आया था कुषाण वंश। ये चार आए थे जो कि विदेशी शासक थे। अब यहां से प्रश्न ये बनता है कि बहुत बार एग्जाम में इन चारों को आप लोगों से दे दिया जाता है और इनका क्रम पूछा जाता है, तो आप लोग क्रम के अनुसार याद रखिएगा इनको। सबसे पहले इंडो ग्रीक, दूसरे नंबर पे शक, तीसरे पे पहलव और चौथे नंबर पे कौन आए थे? कुषाण वंश आए थे। तो ये कुषाण वंश तक के ये चार क्रम थे। इससे पहले की वीडियो जो देशी शासक थे वो हमने पढ़ ली है। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ी है तो मैं आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसको डाल दूंगा, आप लोग वहां से जरूर पढ़िएगा। और आज की जो वीडियो है उसको हम इसी क्रम से चलते हुए पढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले जो भारत में आए थे, इंडो ग्रीक। तो अगर हम इंडो ग्रीक की बात करें तो ये मध्य एशिया क्षेत्र से भारत में आए थे। इंडो ग्रीक जो थे ये मध्य एशिया से भारत में आए थे और इनको इंडो ग्रीक के साथ साथ इन्हें हिंद यमन भी कहा जाता है और एक इनका प्रसिद्ध नाम है जिसे कहते हैं बैक्ट्रियाई। तो इन्हें हिंद यमन और बैक्ट्रियाई भी कहा जाता है। तो ये बात आप लोग इसको जरूर पूछिएगा, क्योंकि पढ़िएगा, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछता है कि बैक्ट्रियाई जो वंश था उसका नाम क्या था। तो बैक्ट्रियाई देकर के आपको वहां इंडो ग्रीक पूछता है या फिर हिंद यमन पूछता है। तो इस बात को आप लोग पढ़ के आगे बढ़ते हैं। हम ये जो थे मध्य एशिया क्षेत्र से भारत में आते हैं और मैंने आप लोगों को एक वीडियो में पहले बताया था कि जो विदेशी शासकों के आक्रमण होता है वो हमेशा भारत के एक ही क्षेत्र से वो प्रवेश करते हैं। कि ऊपर का ये क्षेत्र इस प्रकार से कि केवल जो विदेशी लोग थे उनके भारत में आने का एकमात्र मार्ग था वो ये था भारत का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, यहीं से वे प्रवेश करते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को आप लोग कि यहीं से प्रवेश करने का स्थान प्राचीन समय में था। और ये जो इंडो ग्रीक थे ये भी भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से ही भारत में प्रवेश करते हैं। और भारत का उस समय अफगानिस्तान पाकिस्तान तक का क्षेत्र पूरा भारत ने कवर कर रखा था। पूरा भारत जो था वो वहां तक फैला हुआ था। तो सबसे पहले जब ये इंडो ग्रीक आए तो इन्होंने अफगानिस्तान पाकिस्तान के क्षेत्र से भारत में प्रवेश किया था, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। और प्रवेश करने के पश्चात ये 183 ईस्वी पूर्व में जो इंडो ग्रीक का पहला शासक था जिसका नाम था डिमेट्रियस प्रथम ने 183 ईस्वी पूर्व में पहली बार भारत में आक्रमण किया था, जो कि उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से आक्रमण किया था और उसने विजय प्राप्त कर ली थी। और विजय प्राप्त करने के बाद अफगानिस्तान पाकिस्तान और कुछ क्षेत्र पंजाब तक का जो क्षेत्र था ये उसने जीत लिया था। और यहाँ ये क्षेत्र जीतने के पश्चात जो उसने अपनी राजधानी बनाई थी वो राजधानी रखी थी साकल को अपनी राजधानी बनाया था। और साकल को राजधानी बनाया था, लेकिन वर्तमान में साकल का नाम पूछा जाता है तो वर्तमान में उसी राजधानी का नाम है सियालकोट। तो जो उस समय उसने राजधानी साकल बनाई थी उसका नाम है सियालकोट, जो वर्तमान में नाम पूछते हैं। उसके बाद जो डिमेट्रियस प्रथम था, इस डिमेट्रियस प्रथम पहला ऐसा शासक था जो कि इंडो ग्रीक का था, लेकिन इंडो ग्रीक का होने के पश्चात भी उसने भारत के शासक की उपाधि धारण की थी। तो ये इंपॉर्टेंट है कि भारतीय राजा की उसने उपाधि धारण की और भारत वो यहां पर आ गया जो कि इंडो ग्रीक था या यूनानी था। अब वो यूनानी यहां पर आने के बाद इंडो ग्रीक यहां आने के पश्चात यूनानी और खरोष्ठी लिपियों के मेल से
उसने नए सिक्के बनाने शुरू कर दिए। यहाँ आया, यहाँ आने के पश्चात उसने अपने स्वयं को भारत के राजा की उपाधि प्रदान की और जो सिक्के चलवाए थे उन सिक्कों पर उसने यूनानी और खरोष्ठी लिपि में अंकन करवाना शुरू कर दिया था। तो ये थी पहले शासक के बारे में। अब हम पढ़ते हैं कि डिमेट्रियस प्रथम के बाद में जो प्रसिद्ध शासक रहा, जो कि इंडो ग्रीक रहा, जो इंडो ग्रीक का प्रथम शासक रहा, उसका नाम था मिनांडर। और मिनांडर के बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि मिनांडर के बारे में हमने जब पिछले देशी शासकों में पढ़ा था तो उस समय ये पढ़ा था कि मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने यहाँ आक्रमण करके मिनांडर को हराया था। मिनांडर जो था वो एक प्रतिभाशाली शासक था, शक्तिशाली शासक था। वो अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था। राज्य के विस्तार के लिए उसने अनेक आक्रमण भी किए, लेकिन इन आक्रमणों में पुष्यमित्र शुंग जो कि देशी शासक था, जो कि शुंग वंश में था, जो कि शुंग वंश का संस्थापक भी था, उसने इसे हराया भी था। और आप लोगों को बताऊं कि मिनांडर जो था उसने 165 ईस्वी पूर्व से 145 ईस्वी पूर्व तक यहाँ पर शासन किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद मिनांडर जो था ये बौद्ध साहित्य से अत्यधिक प्रभावित था। इसको बौद्ध साहित्य में क्या कहा गया है? मिलिंद। एक क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा कि इस शासक को, मिनांडर जो शक्तिशाली शासक था, इसको बौद्ध साहित्य में क्या कहते हैं? तो इसको बौद्ध साहित्य में कहते हैं मिलिंद। और ये जो मिनांडर था ये भारतीय कला और संस्कृति से प्रेरित हो गया, भारत में आया, यहाँ पर आकर के शासन किया और यहाँ की जब उसने कला संस्कृति देखी, लोगों का व्यवहार देखा, तो भारत से आकर के प्रभावित हो गया। और भारत से प्रभावित होने के पश्चात इसकी मुलाकात होती है एक बौद्ध भिक्षु या बौद्ध दार्शनिक जिसका नाम होता है नागसेन। यहाँ भारतीय कला संस्कृति से प्रभावित हुआ और इसकी मुलाकात हुई बौद्ध दार्शनिक नागसेन से। और ऐसा कहा जाता है कि इसने नागसेन के साथ बैठ करके वार्तालाप किया, वाद विवाद किया, संवाद किया और बौद्ध साहित्य के बारे में अनेक प्रश्न उत्तर पूछे। और जब नागसेन ने इसको अपने उत्तरों से प्रभावित कर दिया तो इसने उसी समय बौद्ध धर्म की भी दीक्षा ले लिया था। भारत में आया, इंडो ग्रीक था, भारत में आया और भारत से इतना प्रभावित हुआ कि जो वंश या जो धर्म यहाँ पर प्रचलित था, बौद्ध धर्म उस समय सर्वाधिक प्रचलित था, जो हम आप लोगों से अशोक के समय में और उस समय में बता चुके हैं और बौद्ध धर्म की पूरी वीडियो भी पढ़ चुके हैं। और बौद्ध धर्म से प्रेरित होने के पश्चात इसने वाद विवाद किया, क्वेश्चन आंसर पूछे और नागसेन से, और ये बौद्ध धर्म की इसने दीक्षा ले ली थी। एक क्वेश्चन और बनेगा कि जो बौद्ध धर्म के साथ उसका वाद विवाद हुआ था, जो संवाद हुआ था, जो प्रश्नोत्तर हुए थे नागसेन के साथ मिलिंद के या मिनांडर के, उन्हीं सारे के सारे बातों को एक पुस्तक में लिख दिया गया जिसका नाम है मिलिंद पन्हो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डीपली क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोगों से पूछेगा कि मिलिंद पन्हो क्या है। तो मिलिंद पन्हो जो है, या फिर ऐसा पूछेगा आपसे कि जब नागसेन और मिनांडर का जो बात हुई थी, उन बातों को जिस पुस्तक में लिखा गया है उस पुस्तक का नाम क्या है? तो उस पुस्तक का नाम क्या है? मिलिंद पन्हो। तो मिलिंद पन्हो में वो संकलित है सारी बातें। उसके बाद बात करते हैं कि मिनांडर एक ऐसा शासक था जिसने भारत में पहली बार कैसे सिक्के चलाए थे? सोने के सिक्के चलाए थे। ये जो मिनांडर था, मिनांडर पहला ऐसा भारत में शासक था जिसने कैसे सिक्के चलाए थे? सोने के सिक्के चलाए थे। और मैं आपसे बात कर चुका हूं कि शीशे के सिक्के कब चलाए गए थे। तो शीशे के सिक्के पिछली वीडियो में हमने पढ़ा है कि शीशे के जो सिक्के थे वो सातवाहनों ने चलाए थे। लेकिन अगर पूछा जाए कि सोने के सिक्के किसने चलाए थे, तो सोने के सिक्के चलाए थे मिनांडर ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद कुछ चीजें और भी है जो कि यहाँ इंडो ग्रीक से संबंधित पूछी जाती हैं। शासकों के बारे में यहाँ पूछेगा क्योंकि सारे छोटे छोटे वंश हैं, छोटे छोटे शासक हैं, तो यहाँ से बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाता है। पूछता है तो वो सारे हमने कवर किए हैं। अब यहाँ इंडो ग्रीक से या बैक्ट्रियाई से या हिंद यवन से क्वेश्चन बनेगा तो ये बनेगा कि जो ये हिंद यवन थे, इंडो ग्रीक थे, बैक्ट्रियाई थे, इनके समय सिक्कों पर इन्होंने अंकन करना शुरू करवाया था। सिक्कों पर कुछ प्रतिमाएं अंकित करानी शुरू कर दी थी या सिक्कों पर कुछ अंकन करवाना शुरू कर दिया था। और उन सिक्कों से ये पता चलता था कि ये सिक्के कौन से शासक ने बनवाए थे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
उसके बाद अंकन के साथ साथ में एक बात और ध्यान रखिएगा कि भारत में ग्रीक आए, तो भारतीय और ग्रीक यूनानी जो सभ्यता थी दोनों का मिलन हुआ, और मिलने के साथ साथ ही भारत में कौन सी कला शैली का निर्माण हुआ, तो भारत में भारतीय और जो वहां की सभ्यता थी, कला थी, उसके मेल से गांधार कला शैली का विकास हुआ। भारत के उनके साथ व्यापार बढ़े, भारत का उनके साथ में वाणिज्य व्यापार बढ़ा, और इसी के साथ भारत में उनकी कला का भी निर्माण हुआ, जिसका नाम क्या है, गांधार कला शैली। और आप लोगों ने एक और चीज देखी होगी कि जो नाटकों में अभिनय होता है, उस नाटकों के अभिनय से पहले पर्दा उठता है, तो उस पर्दे की प्रचलन भी कहां से शुरू हुआ था, तो उस पर्दे का प्रचलन भी किन्होंने शुरू किया था, इंडो ग्रीक ने शुरू किया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमने अभी तक की वीडियो में पढ़ी है। तो ये सारी बातें आप लोग इस चीज को ध्यान रखिएगा। एक बार इंडो ग्रीक हो गया, उसके बाद दूसरा कौन सा वंश था, तो पहले इंडो ग्रीक पढ़ चुके हैं, अब बात करते हैं शक वंश की। ये भी विदेशी था, शक वंश की हम बात करते हैं। शक वंश जो था वो मूलतः ऐसा था कि ये मध्य एशिया की एक जनजाति थी। मध्य एशिया में एक जनजाति थी जो कि चारागाहों की खोज में भारत में आई थी, और चारागाहों की खोज में करते करते उसी क्षेत्र से भारत के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र से भारत में प्रवेश किया, और प्रवेश करने के बाद ये 5 कबीलों में बट गए थे। 5 कबीले कौन कौन से, ये आए यहाँ पर, जनजाति थी, चारागाह थी जो भारत में आए, और भारत में आने के पश्चात ये 5 भागों में बट गए। सबसे पहला अफगानिस्तान, दूसरा पंजाब, तीसरा मथुरा, चौथा पश्चिमी भारत में, और 5वां जो था वो ऊपरी दक्कन क्षेत्र में चला गया। ये 5 भागों में बट गए। अब इन पांचों में बट करके इन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार शुरू कर दिया। देखिए, आए चारागाह की खोज में, और यहां पर आने के पश्चात इन्होंने अपने साम्राज्य विस्तार शुरू कर दिया। तो आप ये समझ सकते हैं कि उस समय भारत के जो शासक थे वो कितने कमजोर रहे होंगे कि कोई चारागाह आकर के यहाँ पर अपने साम्राज्य विस्तार की सोच सकता है। तो ये सब मौर्य साम्राज्य के पश्चात ये सारी चीजें हुई थी। तो इनमें जो 5 कबीले थे, इन 5 कबीलों में सबसे शक्तिशाली रहा वो था पश्चिमी भारत में जो कबीला गाया हुआ था, वो सबसे शक्तिशाली था। और इस पश्चिमी भारत कबीले का जो एक शासक था जिसका नाम है रुद्रदामन, वो रुद्रदामन जो था वो बहुत फेमस था, बहुत शक्तिशाली था, बहुत ही प्रतापी शासक था। उसने 130 से 150 ईस्वी तक शासन किया, और उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। साम्राज्य विस्तार, क्योंकि जब शक्तिशाली शासक रहेगा, हल्के हल्के छोटे छोटे कमजोर शासकों के साथ में उसका मेल मिलाप बढ़ेगा, तो वो इस प्रकार के वो करता रहेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके एक और प्रश्न की। वो ये है कि जो रुद्रदामन ने एक झील का जीर्णोद्धार करवाया, उसका नाम क्या है, तो एक सुदर्शन झील थी। इस सुदर्शन झील का रुद्रदामन ने जीर्णोद्धार करवाया। अब जीर्णोद्धार का अर्थ क्या है, जीर्णोद्धार का अर्थ यह है कि एक झील का जो टूट फूट चुकी थी उसको दोबारा से बिल्डअप करवाया, दोबारा से उसका निर्माण कराया, ताकि वहां के लोग पानी की व्यवस्था सही हो सके, सही प्रकार से सिंचाई व्यवस्था हो सके, लोगों को पानी का पीने का पानी पहुंच सके। तो ये सारा का सारा जो कार्य था वो सुदर्शन झील के जीर्णोद्धार का काम भी किसने करवाया था, वो भी रुद्रदामन ने करवाया था। और ये सुदर्शन झील की अगर पूछी जाए कि ये कहां पर है, तो ये झील है गुजरात में। तो ये बात आप लोग यहां से पढ़िएगा। उसके बाद बात करते हैं यहां से कि ये जो रुद्रदामन था वो संस्कृत भाषा से अत्यधिक प्रभावित था। संस्कृत भाषा से अत्यधिक प्रभावित था, और संस्कृत भाषा से इतना प्रभावित था कि इसने भारत में जूनागढ़ अभिलेख का निर्माण करवाया। जूनागढ़ अभिलेख का निर्माण किस भाषा में किया गया है, तो जूनागढ़ अभिलेख का निर्माण जो है वो संस्कृत भाषा में किया गया है। और भारत में पहला ऐसा अभिलेख है जो कि संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। इससे पहले आप लोगों को पता है कि जो अभिलेख की परंपरा है वो अशोक ने शुरू करवाई थी, जो कि ब्राह्मी लिपि में वो थे। और उसी के साथ साथ अब जो पहला संस्कृत भाषा में लिखा गया अभिलेख था वो था जूनागढ़ का अभिलेख, जिसका निर्माण किसने करवाया था, रुद्रदामन ने करवाया था। ये कहा, यहां से क्वेश्चन मिलते हैं।
और इस वंश का या शक वंश का अंतिम जो शासक है वो है रुद्र सिंह तृतीय। रुद्र सिंह थर्ड जो है वो इस वंश का अंतिम शासक है। तो ये बात आप लोग यहाँ से देखिएगा। एक क्वेश्चन यहाँ शायद छूट गया है कि ये जो शक वंश थे ये मूलतः कहाँ से थे। ऐसा तो हमने बताया था कि मध्य एशिया से थे, लेकिन मध्य एशिया में भी ये मूलतः सीरिया के उत्तर क्षेत्र में रहने वाले थे। तो ये सारे क्वेश्चन थे जो हमने यहाँ से पढ़े हैं। यहाँ एक नया क्वेश्चन ये पढ़ा है कि संस्कृत भाषा का जो पहला अभिलेख था, जो जूनागढ़ अभिलेख था, वो किसके समय निर्मित हुआ था? शक वंश में निर्मित हुआ था। और किसके समय में? रुद्रदामन के समय में वो विकसित हुआ था। तो ये सारी बातें हम यहाँ से पढ़ चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले वंश की तरफ। तो अगला वंश कौन सा है? ये है पहलव वंश। सबसे पहले इंडो ग्रीक, दूसरा शक और तीसरा कौन सा है? पहलव वंश। ये विदेश से आया हुआ तीसरा वंश था। विदेश ये पहलव था। पहलव को ही पार्थियन वंश भी कहते हैं। पार्थियन वंश भी पहलव को ही कहते हैं। अब ये मूल रूप से जिस प्रकार से शक वंश थे मूल रूप से सीरिया के थे, लेकिन ये पार्थियन या पहलव वंश वाले मूल रूप से कहां से थे? ईरान के थे। और ये इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तक्षशिला में। तक्षशिला आप लोगों को पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो उनका प्रधानमंत्री था कौटिल्य, वो इस तक्षशिला का ही प्रधान आचार्य था। तो ये बात हमने वहां पढ़ ली थी, यहां से नहीं पढ़ेंगे। अब बात करें पहलव वंश का संस्थापक कौन था। तो पहलव वंश का जो संस्थापक था वो था मिथ्रेडेट्स। मिथ्रेडेटस जो था वो इस वंश का संस्थापक था, जिसने 171 ईस्वी पूर्व से 130 ईस्वी पूर्व तक शासन किया था। तो ये ईरानी थे, राजधानी तक्षशिला बनाई। इसका संस्थापक कौन था? मिथ्रेडेटस था, जिसने 171 से 130 ईस्वी पूर्व तक शासन किया था। अब यहां एक क्वेश्चन पूछता है कि पहलव वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था। तो पहलव वंश का संस्थापक मिथ्रेडेटस था, लेकिन सबसे शक्तिशाली जो था वो था गोंडोफर्नीज। गोंडोफर्नीज जो था वो इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था, जिसने 20 से 41 ईस्वी पूर्व तक शासन किया था। और जो गोंडोफर्नीज है इसके एक दो नाम प्रसिद्ध है, जैसे इसको तख्ते बही अभिलेख में, क्योंकि अनेक अभिलेख है जो कि अशोक ने शुरुआत प्रारंभ करवाया था। अब जो तख्ते बही अभिलेख है इसमें इस गोंडोफर्नीज को बुदुवहर कहा गया है। बुदुवहर कहा गया है तख्ते बही अभिलेख में, लेकिन इसे फारसी में क्या कहते हैं? तो गोंडोफर्नीज को फारसी में बिंदफर्ण कहा गया है, और बिंदफर्ण का अर्थ होता है यश विजय। तो ये क्वेश्चन यहां से रहेगा। बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहां से आते नहीं है। और ये क्वेश्चन आता है कि इसी समय, यानी कि जो पहलव वंश था, इसी समय में एक ईसाई धर्म का प्रचारक भारत में आता है, उसका नाम बताइए। तो एक सब ईसाई धर्म का प्रचारक था जिसका नाम था सेंट थॉमस पादरी। सेंट थॉमस पादरी जो था वो भारत में आने वाला पहला ईसाई धर्म का प्रचारक था, जो कि किसके वंश में आया था? पहलव वंश में आया था। उसका नाम आप लोग जरूर पढ़िएगा। और इसी के साथ में इसके बाद आता है कुषाण वंश, जो कि नंबर 4 पर रहेगा। ये जो कुषाण वंश है, इस कुषाण वंश ने ही पहलव या पार्थियन वंश का समाप्ति की थी भारत में, और नए वंश की नींव रखी थी, जिसका नाम क्या है? कुषाण वंश। तो ये जो 4 वंश है, यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है। चारों में क्वेश्चन तो आ सकते हैं कहीं से भी, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं पूछता है। इन चारों वंशों में जो इंपॉर्टेंट है वो है कुषाण वंश, और कुषाण वंश इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो को हम बहुत ज्यादा लंबा नहीं करेंगे और कुषाण वंश पे पूरा फोकस करते हुए, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो कुषाण वंश पे पूरा फोकस करते हुए हम अगली वीडियो और लेके आएंगे जो केवल और केवल कुषाण वंश पर ही आधारित रहेगी। तो उम्मीद है आप लोगों को ये जो प्राचीन भारत का इतिहास है, इस क्रम की वीडियोस पसंद आ रही होंगी। और अगर पसंद आ रही है तो आप लोग इसी तरह से मेरे साथ जुड़े रहिएगा। आप लोग अपने जो विचार है वो कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताएं। और आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।